हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RW1 बुक से जीएस पार्ट को देख रहे हैं। इसमें हमें पॉलिटी और ज्योग्राफी ख़त्म कर लिए हैं। आज इतिहास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देख डालिए। और अगर स्लो पढ़ाएं तो उसको तेज़ करिए, तेज़ करके देख डालिए। लेकिन पढ़िए पूरा अच्छे से। या यूपीपी, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इतिहास को। आज से इतिहास पार्ट को ख़त्म करते हैं। 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 3 से 4 वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की थी। इसके पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरातत्व स्थल है? यह हुनसंगी है। हुनसंगी है। इसका विस्तार देखते हैं दोस्तों। विस्तार देखते चलेंगे दोस्तों अच्छे से, और स्पीड तेज़ कर लीजिएगा अगर हम स्लो पढ़ा रहे होंगे तो। पूरा पाषाणकालीन स्थल हुनसंगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिराद बुर्ज होम और मेहरगढ़ नौ पाषाणकालीन स्थल है। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? कम्मकार का संबंध भूमिहीन खेतिहरों से था। भूमिहीन खेतिहरों से था। कम्मकार एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था, जो लोग जमींदारों के खेतों में काम करते थे। इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। स्पीड से देखेंगे, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल किया होने लगा था? तो कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। चलिए आगे चलते हैं, इसके विस्तार देखते हैं। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों से कांसे की जगह लोहे का उपयोग किया होने लगा था। सिंधु सभ्यता के लोग किसके बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। कांसा यानी तांबा और टिन का मिश्रण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन के रूप में टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। किस लिए किया जाता था? तो यह छोटे पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भारत में मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? किस भाषा में? सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। सिंधी भाषा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कभी कभी पूछता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को। खरोष्ठी लिपि सबसे पहले कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा की प्राप्ति हुई थी? तो दाइमाबाद से एक रथ की प्रतिमा मिली थी। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दाइमाबाद है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो परिसुलवी कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? परसुड़वी। कुछ नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं, देख लेते हैं। अस्किनी को चिनाब, बिपाशा को ब्यास, वितस्ता झेलम, सदानीरा गंडक, गोमती को गोमल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है प्राचीन नाम नदियों के। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो दर्शन और ज्ञान था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। चलिए आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पे। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? यह अथर्ववेद है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया, इनके जन्म के समय यानी 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनके लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, कहीं कहीं मौसी कहीं कहीं सौतेली माँ लिखा रहता है, ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बुद्ध चरित सौंदरानंद सरिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? या अश्वघोष थे। कुछ ग्रंथ दिए हैं और उनके रचनाकार के नाम दिए हैं, देख लेते हैं जल्दी से। मिलिंद पन्नो नागसेन, माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, अभिधर्म कोश वसुबंधु, विशुद्धिमग्ग बुद्धिघोष। महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? तो यह भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। श्रवणबेल गोला में अपने प्राण त्यागे थे। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेल गोला कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तथा कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के समय के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: गुहालेख, स्तंभलेख, शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत में राज्यों सत्तीपुत्र, केरलपुत्र, चेर, चोल, पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? यह रुद्रदामन प्रथम था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्रदामन प्रथम। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम थे। इनके विषय में जूनागढ़ उपलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इसका निर्माण हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अगले प्रश्न चलते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। प्राचीन हड़प्पा शहर
किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? या रावी नदी के मार्ग पर बसाया गया था। अन्य प्रमुख सैंधव स्थल और इनके समीप स्थल नदियाँ, सिंधु सभ्यता के समीप नदियाँ, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। आलमगीर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ सतलज सुतका गंडोर दास्क नदी के तट पर है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक का है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितने प्रतिशत कवर करती है? तो 99% कवर करती है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो या राजस्थान से प्राप्त हुआ था। लौह युग का सबसे आम उपकरण कौन सा था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? तो किसका था? तो कुल्हाड़ी का था। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा नदी का नाम एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी जाती है। चलिए 28वें प्रश्न चलते हैं। किस वेद चारों वेदों में कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो यह है सामवेद। सामवेद। अगर कभी कभी पूछा जाए संगीत का वेद कौन है, तो यह सामवेद है। वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारियों का उल्लेख है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांडी वेद यजुर्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय भी कहा जाता है। वेद त्रय किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो यह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान में है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद सारण बिहार में तथा महागढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल 1028 सूक्त 10,580 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्त, ये बार बार पूछा जाता है कितने सूक्त, कितने मंडल और कितने ऋचाएँ हैं? तो 10 मंडल 1028 सूक्त 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर वेंत, जिसे बेंट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? तो यह शहर था धौलावीरा। धौलावीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। धौलावीरा कहाँ है? यह कच्छ में है। खोजकर्ता इसके जेपी जोशी हैं। इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है? तो मोहनजोदड़ो से महास्नानागार की खोज की गई है। इसके विस्तार देखते हैं। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्नि की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से बंदरगाह, धान
3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से मिट्टी से बना हल मिला है। मिट्टी से बना हल मिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऋग्वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? तो यह सांख्य संप्रदाय से कपिल ऋषि संबंधित हैं। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक उनके दिया है। तो न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, कणाद को उलूक भी कहा जाता है, चारवाक चारवाक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चारवाक चारवाक यानी चारवाक दर्शन भी है, चारवाक ने ही लिखा है। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित तथा इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। लोथल की खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो 1028 सूक्त दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों यानी पुस्तकों में 1,00,000 छंद हैं। 1,00,000 छंद हैं तो यह महाभारत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? तो सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। 41वें प्रश्न चलते हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो चाणक्य को जाता है। प्रमुख रचनाकार और मुख्य रचनाकार, प्रमुख रचना और उनकी रचयिता रामायण के महर्षि वाल्मीकि, अष्टाध्यायी के पाणिनि, मालविकाग्निमित्रम के कालिदास हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया है। कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए हैं, देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, ऋतुसंहार कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, विक्रमो वर्षियम कालिदास। अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक हैं। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वारामिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। लघु जातक, बृहत संहिता, बृहत जातक इनकी अन्य रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत, मगध साम्राज्य कहाँ था? उत्तर भारत में, पर नंद वंश का शासक था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव डाली थी। ये उदयन थे। पाटलिपुत्र की नींव किसने डाली थी? उदयन ने।
हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुरा कहा जाता था, नामक नगर की स्थापना की थी। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। मगध की प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। निम्नलिखित में से कौन वज्र महाजनपद की राजधानी थी? वज्र महाजनपद की राजधानी कौन थी? चलिए देखते हैं। तो वैशाली वज्र की राजधानी थी। कुछ महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ दिए हैं। सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या जिसे कहते हैं। मगध, गिरिब्रज, राजगिरी, मत्स्य, विराट नगर। राजधानियों के नाम अक्सर पूछ लेता है परीक्षा में, याद करना जरूरी है। 16 महाजनपद के याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों से एक नहीं था? इसमें से कौन नहीं था? तो कामरूप 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। इन जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद अंग मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और चौथे तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 22वें अरिष्टिनेम थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर वर्धमान थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? तो पीपल पेड़ के नीचे ध्यान किया। प्रमुख घटना संबंधित प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड। ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष जिसे कहा गया, वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के कारण उसे बोधि वृक्ष कहा गया। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कारण। गृह त्याग घोड़ा, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के नीचे समाधि लगाई थी। पीपल के नीचे समाधि लगाई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी। किस भाषा में? पाली भाषा में थी। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये बार बार पूछता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। सबसे पहला सारनाथ में। सारनाथ में जो उपदेश दिए उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसानों के लिए अधिक कठिन था। पंच महाव्रत, अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का उल्लेख है। 54वां प्रश्न है, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्या थे? वह क्षत्रिय थे। शाक्यगढ़ से संबंधित तथा एक क्षत्रिय थे। इन्हें पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराज्य थे। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में एक वन में रहने चले गए? तो 30 वर्ष के उम्र में। भगवान महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाल। मृत्यु पावागिरी राजगीर बिहार। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किए थे। ज्ञानी प्राप्ति
ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष के गृह त्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जृंभिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। निम्नलिखित में से किसने वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो यह वत्सकार ने। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वत्सकार के गौतम बुद्ध से भेंट राजगिरी के समीप गृहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? यह 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। 59वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और किससे अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण भारत में कंबलों और दक्षिण भारत में अपने सोने और कीमतों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर पश्चिम में कंबलों के लिए और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए। चलिए अगले इसका विस्तार देखते हैं। अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधी विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र में यह राजनीति से संबंधित है। नाम से तो अर्थ इकोनॉमिक्स है, लेकिन राजनीति से है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? यह कंधार है। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 बताई गई है। कलसी शिलालेख देहरादून, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में, मस्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। वीडियो अगर स्लो हो तो तेज़ करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।